एआईएमआईएम में बड़ी टूट की प्लानिंग हो रही है। यह खबर हम आपको दिखाएंगे। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, डिटेल आपको दिखाएंगे। बात बिहार में अब डीजे वाले बाबू की खैर नहीं, और कैसे विधान परिषद में मुद्दा उठने के बाद बिहार में बिना लाइसेंस के डीजे पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। मैट्रिक की परीक्षा न दे पाने वाले कैसे एक छात्रा की जान पर यह बात भारी पड़ गई, और क्यों यह मुद्दा विधानसभा में गूंजा, ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। स्ट्रॉन्ग मतलब मेटल स्टील। देर से पहुंचने पर बोर्ड परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान। कहा, मामले पर विभाग के साथ समीक्षा की जाएगी, उचित कार्रवाई कर होगा फैसला। बिहार में बिना परमिशन के चलने वाले डीजे पर लगेगा प्रतिबंध। मंत्री श्रवण कुमार ने 15 दिन में कार्रवाई का दिया भरोसा। निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने विधान परिषद में उठाया था मुद्दा। क्या बिहार में फिर होगी एआईएमआईएम में बड़ी टूट? विधायकों के जेडीयू में शामिल होने की चर्चा। एआईएमआईएम के नेताओं ने अटकलों को किया खारिज। मधुबनी में अवैध धारा मशीन की जांच के लिए पहुंचे वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला। 3 कर्मी घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। 12 नामजद और 15 से ज्यादा अज्ञात पर केस दर्ज। चोरों के निशाने पर बिहार के मंदिर। मधुबनी के उग्रनाथ मंदिर में सोने की मुकुट और दान पेटी की चोरी। पूर्णिया में मंदिर में चोरी का विरोध करने पर पुजारी और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला। लोगों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। एआई समिट में बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, डेटा की तरह एआई को भी बनाएंगे किफायती। 10 लाख करोड़ निवेश का किया ऐलान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मेटल स्टील। सह प्रायोजक लाल बाबा राइस, स्वाद और सेहत एक साथ पाए सिर्फ लाल बाबा में। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। क्या एक बार फिर से एआईएमआईएम में बड़ी टूट होगी? इस बार ओवैसी के विधायक उनसे क्या नाता तोड़कर जेडीयू में जाएंगे? एआईएमआईएम के विधायकों के जेडीयू के संपर्क में होने की कयासबाजी पर सियासी बयानबाजी क्या तेज हो गई है? राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने हिसाब से मायने और मतलब बताने में जुट चुके हैं। क्या एक बार फिर एआईएमआईएम में टूट होगी? हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम। एआईएमआईएम ने हैदराबाद से करीब 1750 किलोमीटर दूर बिहार के सीमांचल में 2020 की तरह 2025 में भी 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। लेकिन अब बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या एक बार फिर एआईएमआईएम में टूट होगी? दावा किया जा रहा है कि एआईएमआईएम के विधायक इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के संपर्क में है। महत्व बढ़ता है, हमारे नेता से प्रभावित होकर के लोग आते हैं तो अच्छा लगता है, तो हम लोग तो स्वागत करेंगे। हालांकि एआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम ने इस तरह की कायसबाजी को सिरे से खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है। जबकि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने शायराना अंदाज में कहा, जो पिछली बार गए थे उनका क्या हश्र हुआ ये सब ने देखा है। पिछले बार जिन लोगों ने धोखा दिया एमआईएम को, क्या हश्र हुआ नहीं देख रहे आप? अब तो मैं कहता हूं कि नानी मरे जो कोई फिर ऐसा कदम उठाए। तो वहीं आरजेडी का दावा है कि एआईएमआईएम विधायकों का विचार नीतीश कुमार से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव से मेल खाता है। हो सकता है उनका खरीदना चाह रहे होंगे, लेकिन महागठबंधन के सेहत पर प्रभाव नहीं होगा और पार्टी विचारधारा से चलती है। आईएमएम का विचारधारा जो है वही महागठबंधन का विचारधारा है। वैसे तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही विपक्षी दलों के विधायकों के टूटने की कायसबाजी होती रही है,
लेकिन राज्यसभा चुनाव के ऐन पहले ओवैसी के विधायकों के टूटने की कयासबाजी ने चर्चा को कुछ ज्यादा ही तेज कर दिया है। वो भी इसलिए कि 2022 में भी ओवैसी की पार्टी में टूट हुई थी और 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एआईएमआईएम में टूट की खबरों के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि एआईएमआईएम इसे लेकर ये कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ सियासी कयासबाजी है। और अब बात करेंगे किस मोड़ पर सीबीआई की जांच इस वक्त पहुंच चुकी है। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले की जांच सीबीआई ने इस वक्त तेज कर दी है। सीबीआई की टीम ने एसआईटी से थाने की एसआई और छात्रा के परिवार वालों से पूछताछ की है। गुरुवार को सीबीआई ने कदमकुआं थाने के निलंबित सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को भी ऑफिस बुलाया और पूछताछ की। सवाल कि नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच किस मोड़ पर है। पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की छात्रा संवेदना को 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 जनवरी को इलाज के दौरान संवेदना की मौत हो गई। छात्रा के घर वाले शुरू से ही रेप की बात कहते रहे हैं, जबकि पुलिस आत्महत्या के एंगल पर अटकी रही। संवेदना के घर वालों ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाया तो सीएम नीतीश कुमार ने 31 जनवरी को पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 12 फरवरी को सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई की टीम ने एसआईटी के अधिकारियों से पूछताछ की। थाने की एसआई से पूछताछ की गई। छात्रा के हॉस्टल में जाकर छानबीन की और छात्रा के परिवार वालों से भी पूछताछ कर चुकी है। यहाँ तक कि मंगलवार को सीबीआई ने छात्रा के भाई का मोबाइल मखदूमपुर से जब्त भी किया था। सूत्र बता रहे हैं कि मोबाइल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एनालिसिस भी किया जा रहा है और व्हाट्सएप चैट चेक भी किए जा रहे हैं। वहीं गुरुवार को सीबीआई ने कदमकुआं थाना के निलंबित सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को भी ऑफिस बुलाकर पूछताछ की। अब जबकि सीबीआई को पूरा केस अपने हाथ में लिए हुए 5 दिन हो चुके हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच किस मोड़ पर है, क्योंकि विपक्ष के नेता अब भी जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखते। आरजेडी विधायक राहुल शर्मा का कहना है कि पुलिस हो या सीबीआई, जब मन में थ्योरी बनाकर जांच करेंगे तो सच्चाई कभी भी सामने नहीं आएगी। क्राइम होने के बाद एविडेंस सर्च करेंगे, एक थ्योरी बना लेने के बाद, तो कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी जो है वो रॉन्ग साबित होगी, क्योंकि आपके पास जो भी एविडेंस आएंगे वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होंगे। तो जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उस पर काम कर रही है पुलिस या सीबीआई, जो भी कर रहा हो। दूसरी ओर बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा कहते हैं कि कुछ भी हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय होना चाहिए मृतक के परिवार के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि संवेदना की मौत का सच कब तक सबके सामने आ पाता है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई पुलिस की थ्योरी पर ही काम कर रही है, और जब सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई तो सीबीआई मौत का सच सामने ला पाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो संवेदना मामले पर सबकी उम्मीदें जो हैं इस वक्त जाकर टिक गई हैं सीबीआई पर। सीबीआई को इस केस को टेक ओवर किए हुए तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस 8 दिन के बाद भी सच सामने नहीं आ पाया और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर और कितना वक्त लगेगा, सीबीआई की थ्योरी कहां पहुंची और कब इंसाफ मिल पाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं डीजे बजाने वालों की। खैर नहीं है, अब आपको बिहार में कान फाड़ू डीजे की आवाज बेचैन नहीं करेगी। बिहार में अब बिना परमिशन डीजे बजाने वालों की खैर नहीं है। सरकार ने ऐसे डीजे बजाने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए कैसे इस रिपोर्ट के जरिए। ये कानफाड़ आवाज है डीजे की। लोग डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं। आवाज इतनी तेज है कि आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। अगर मोहल्ले में डीजे बजाकर जश्न चल रहा है तो आपका चैन छिन जाएगा। बिहार में हर त्योहार, हर पर्व, शादी विवाह या कोई भी मौका हो, डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते मिल जाएंगे। लेकिन अब सरकार डीजे पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। 15 दिनों के भीतर अवैध तरीके से डीजे बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका डीजे भी जब्त किया जाएगा।
दरअसल डीजे का मुद्दा विधान पार्षद में उठ गया। निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बज्रवासी ने विधान पार्षद में ये मुद्दा उठाया। एमएलसी ने लोगों की परेशानी बताई, जिसके बाद परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि 15 दिन के भीतर पूरे बिहार में बिना परमिशन बज रहे डीजे की जांच होगी और उसे बंद कराया जाएगा। बिना अनुमति के एक भी डीजे नहीं बजने दिया जाएगा। और डीजे बजने के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, गोली चलती है, अश्लील गाने बजते हैं और ट्रॉली धड़ल्ले से है। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार? इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। और आपको हजारों हजार केस हो रहे हैं इसके चलते, थानों में जा रहे हैं, बहुत मामले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। विधान परिषद का जो परिसर है वहां से आज ही एक व्यक्ति 5 बजे ही बहुत तेज आवाज में अपने गाड़ी थी उस पर सामान लदा हुआ था, गाता बजाता हल्ला करते हुए जा रहा था। इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि 15 दिन के अंदर पूरे राज्य भर में ऐसे जो गाड़ियों के बिना परमिशन का डीजे बनाया है उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे महोदय। और ध्वनि प्रदूषण जो भी हो रहा है महोदय उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। बिहार में डीजे की धुन पर नाचना गाना आम है। हर पर्व त्योहार, शादी, मुंडन, जनेऊ में डीजे का बजना जरूरी हो गया है। हर मोहल्ले में आपको डीजे बजाने वाले मिल जाएंगे। देश के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर डीजे या लाउड स्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन बिहार में लोग नियम को ताक पर रखकर डीजे बजा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में बिहार में डीजे बजाने को लेकर जल्द ही सख्त नियम लागू होने की संभावना है। बिना प्रशासन के परमिशन के अब डीजे बजाने वालों की खैर नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिल्कुल अब डीजे बजाने वाले बाबुओं को सावधान होने की जरूरत है। हालांकि ये नियम अभी के नहीं है, पहले से भी डीजे बजाने को लेकर कुछ नियम बने हुए हैं। ये नियम क्या है इसे भी जान लीजिए, क्योंकि 15 दिन के बाद तो इस पर कुछ और सख्त नियम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिहार में डीजे बजाने पर पहले से ही प्रतिबंध जो है वो लगा हुआ है। किसी मौके पर संगीत बजाया जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन तेज साउंड वाला लाउड स्पीकर या डीजे नहीं बजाया जा सकता है। ये नियम पहले से तय है। खास मौकों पर डीजे बजाने के लिए अनुमति आपको लेनी होगी। अगर आप चाहते हैं डीजे बजाना तो अनुमति लीजिए उसके लिए। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। अब गाड़ियों के डिजाइन बदलकर डीजे गाड़ी बनाई जा रही है, ये जरूर चिंता का विषय है। और अब ऐसे गाड़ियों पर सरकार जो है वो प्रतिबंध लगाने जा रही है। 15 दिन का और वक्त, और उसके बाद उस पर नियम आपके सामने होगा और ऐसी गाड़ियों पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी और ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने पर FIR दर्ज तक किया जा सकता है। उल्लंघन कीजिएगा तो दायरे में आइएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब अगर आप डीजे बजा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नियम के अनुरूप अगर आपने काम नहीं किया तो फिर सख्ती आपको देखने को मिलेगी। मैट्रिक की छात्रा कोमल की आत्महत्या का मामला जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज सदन में आरजेडी ने कोमल की मौत को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर सवाल दागे। देर से पहुंचने पर कोमल को परीक्षा में एंट्री नहीं मिली और कोमल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोमल की मौत ने सभी को झकझोर दिया है। मैट्रिक की परीक्षा में सिर्फ 5 मिनट की देरी एक छात्रा के लिए जानलेवा साबित हुई। एग्जाम सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने से छात्रा इस कदर टूट चुकी थी कि उसने खुदकुशी कर ली। मसौड़ी की इस घटना की गूंज सदन में भी सुनाई दी। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के सभी नेताओं ने पोर्टिको में आकर बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। राबड़ी देवी ने कहा कि 5 मिनट देर होने से कुछ नहीं जाता, परीक्षा देने दिया जाना चाहिए था। जिसने स्कूल में घुसने नहीं दिया वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 5 मिनट देर हो गया तो क्या हुआ? माफ कर देता, घुसा देता, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो नहीं घुसने दिया उस पर कार्रवाई होना। मसौड़ी के खरजावा गांव की कोमल कुमारी परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट की देरी से पहुंची थी। सख्त नियमों के चलते उसे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कर दिया गया।
परीक्षा छूटने का सदमा कोमल बर्दाश्त नहीं कर सकी। कोमल ने रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे दी। इस दर्दनाक घटना से कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ तो मैट्रिक की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के लिए नियम बनाए गए हैं, उसका पालन करना जरूरी है। दूसरी तरफ इस घटना का मानवीय पहलू भी है। छात्रा कुछ ही मिनट देरी से पहुंची थी। अगर परीक्षा नियंत्रक चाहते तो मानवीय आधार पर कोई रास्ता निकाल सकते थे। ये भी सच है कि कोई भी व्यवस्था अनुशासन और नियमों से ही चलती है, लेकिन छात्रा की आत्महत्या की इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा और पटना से रवियस नारायण की रिपोर्ट। तो बिल्कुल नियम बनाया गया ताकि अनुशासन में रहकर जो छात्र हैं वो परीक्षा दे पाएं और परीक्षा कदाचार मुक्त हो, लोग डिसिप्लिन में रह पाएं। लेकिन कोमल की मौत ने कई सवाल खड़े किए, जिसका मुद्दा जो है वो सदन में भी दिखा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के बयान से जुड़ी, और ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया है? मंत्री सुनील कुमार की तरफ से कहा गया है कि समीक्षा जो है उनकी तरफ से जरूर की जाएगी। छात्रों के मामले पर यह समीक्षा जरूर होगी, जिसकी मांग राबड़ी देवी की तरफ से उठाई गई। कई छात्रों की बोर्ड की परीक्षा जो है आपने देखा होगा कि छूट गई कुछ मिनटों की देरी से। विभाग के साथ मिलकर इस मामले की समीक्षा की बात करते हुए मंत्री सुनील कुमार नजर आए, और क्या कुछ कह रहे जरा वो भी सुनिए। हमारे संज्ञान में आने दीजिए, मैं अभी कार्यालय जा रहा हूं यहां से, और जो अगर इस तरह की बात हो तो निश्चित रूप से हम लोग उसका संज्ञान लेंगे, और जो भी दोषी है या क्या इसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाए उस पर हम लोग ध्यान देंगे। वही तो हम कह रहे हैं कि कार्यालय में जाकर के इसका हम समीक्षा कर लेंगे। और न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है, जिसमें गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र से 6 फरवरी को लापता हुए 2 छात्रों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। दोनों छात्र सिवान में एक कबाड़ी के यहां शरण लिए हुए थे। बताया यह भी जा रहा है कि दूसरे की बाइक क्षतिग्रस्त हो जाने पर डांट फटकार के डर से वे घर से भाग खड़े हुए। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी विनय तिवारी ने एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन किया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को परिजनों के हवाले सौंपा गया। उस मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल मालिक रेहान के पास पहुंचाया तो उन्होंने डांट डपट किया, जिसके डर से ये दोनों 6 तारीख को ही दोनों ट्रेन से सिवान चला गया था और वहाँ ही ये लुक छिप के रहा करता था। परसों ये अपने दोस्त रमेश को इन्होंने फ़ोन किया, उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त हुई, जिसके उपरांत पुलिस सिवान से इसको बरामद करके थाना। खबर पटना से, जहां गोपालपुर थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय तेज नंदन राय के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि जब तेज नंदन राय अपनी जमीन पर खुदाई करवा रहे थे, इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने मौके पर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब छानबीन में जुट गई है। से बात कर रहे हैं। बैरिया में जो गोपालपुर थाने में आता है, एक घटना घटित हुई है जहाँ पे तेज नंदन राय उनकी कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया था, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। उसमें से कुछ अपराध कर्मी की पहचान भी हुई है। मुंगेर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां पर पुलिस ने नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 3 मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से पुलिस ने पिस्टल, मैगजीन सहित 2 अर्धनिर्मित पिस्टल समेत हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई सामान को बरामद किया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। हथियार तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में पुलिस टीम जुटी हुई है। और फिर वहां पे पाए कि 3 आदमी ऐसे संदिग्ध अवस्था में थे और इनको देख करके भागने लगे, तो इनके द्वारा बल के सहयोग से उनको पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि उस तरह का इन लोग के द्वारा कुछ उस तरह का इलीगल काम वहाँ पे किया जा रहा है। तलाशी दी गई तो बहुत सारा सामान जो मिनी गन फैक्ट्री में यूज होता है वो वहाँ से बरामद किया। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। पुलिस ने नेपाल के भी ड्रग पेडलरों को अपने रडार पर लेकर गिरफ्तार किया है। इस मामले में मोतिहारी एसपी ने थाना प्रभारियों को
सख्त हिदायत भी दी है कि सूखे नशे के कारोबार में शामिल सभी तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। अभियान के दौरान अलग अलग जगहों से पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए का स्मैक, ड्रग्स, हेरोइन, गांजा और चरस बरामद किया है। बस स्टैंड्स हैं, लॉज हैं, हॉस्टल्स हैं या पब्लिक प्लेस हैं जहां पर युवा जो है वो खुलेआम जहां नशा करते हुए पाए जा रहे हैं, वहां पर पुलिस की टीम के द्वारा लगातार रेड की जा रही है और इसमें भारी संख्या में लोग डिटेन भी किए गए हैं और उनके पास से जो है नशे का पदार्थ अगर बरामद हो रहा है तो उसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और कुल जो है 40 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खबर मधुबनी से, जहां उत्पाद विभाग ने शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर नेपाल बॉर्डर से कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है और मौके से एक तस्कर को भी पकड़ा है। गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर पुलिस ने एक और तस्कर वीरेंद्र यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र यादव दुल्ली पट्टी पंचायत का मुखिया पति है। कार से लगभग 14 कार्टून में 120.960 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई और घटनास्थल से एक अभियुक्त रामचंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। अभियुक्त के निशानदेही पर पुनः दुल्ली पट्टी में भी छापेमारी की गई, वहां से भी एक अभियुक्त वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई है। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सकरा थाना क्षेत्र में गाड़ी साइड लेने के विवाद को लेकर जमकर मारपीट की गई है। इस घटना में मुखिया पति रंजीत मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुखिया बबीता कुमारी अपने पति के साथ एक निजी कार्यक्रम से लौट रही थी और इसी दौरान रास्ते में कार सवार बदमाशों से गाड़ी साइड लेने को लेकर विवाद हुआ। बदमाशों ने मुखिया पति पर जानलेवा हमला कर दिया। मुखिया बबीता कुमारी ने आरोप लगाया कि हमला साजिश के तहत किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल जांच जारी है। हम दोनों पति पत्नी आ रहे थे और गांव में कुछ असामाजिक तत्व 4 चक्का से वो लोग भी गाड़ी से था और एक बैग से सामने से गाड़ी लगाया और हम लोग हमारे पति बोले कि गाड़ी साइड कर लो बाबू, हम लोग निकल जाते हैं। बस इसी पर वो लोग असामाजिक तत्व का लड़का सब था, पिए हुए था, उस सबके हाथ में बियर का बोतल था। बस सीधा आया और ये गाड़ी का शीशा डाउन किया और उसको बोल ही रहे हैं बस तब तक हमला कर दिया। तब तक पीयूएसयू चुनाव के दौरान पटना विमेंस कॉलेज के बाहर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अंचल कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार अंचल कुमार को एबीवीपी से टिकट नहीं मिलने की वजह से उनके समर्थकों ने संगठन के कार्यालय में हंगामा कर दिया। अंचल कुमार का यह भी कहना है कि उन्होंने नामांकन भरा था, बावजूद इसके पार्टी ने किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट दे दिया, जिसका उनके समर्थकों ने विरोध किया है। इस घटना की सूचना एबीवीपी की ओर से पुलिस को भी दी गई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्हें कहा गया कि आप अध्यक्ष के दावेदार हैं, आप अपना नॉमिनेशन करिए। कल हम लोग संख्या में करीब 500 के संख्या में नॉमिनेशन किए, अध्यक्ष का नॉमिनेशन हो गई। उसके बाद शाम को लिस्ट जारी किया जाता है विद्यार्थी परिषद के द्वारा कि जो अध्यक्ष के कैंडिडेट है वो कोई और है और ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो आज तक कैंपस में ना तो एक आंदोलन में एक्टिव रहा हो, ना विद्यार्थी परिषद का पहले कार्यकर्ता रहा हो, ऐसे लोगों को यहाँ पर टिकट दे दिया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां खगौल प्राथमिक हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई जब एक महिला अपनी बेटी को एंटी रेबीज का डोज दिलवाने के लिए पहुंची, लेकिन मौके पर अस्पताल बंद अभी खुला है। अस्पताल के खुलने का समय हो चुका था और सभी कर्मी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के चैम्बर में ताला बंद था। पीड़ित महिला प्रीति कुमारी ने कहा कि उनकी बेटी के एंटी रेबीज के सेकंड डोज का आज डेट था। पूरे घटनाक्रम का महिला ने जब वीडियो बनाना शुरू किया तब प्रभारी के कक्ष का ताला खोला जाता है। आरोप है कि करीब 1 बजे के बाद प्रभारी डॉक्टर अनुपमा सिन्हा अस्पताल पहुंची। देखिए अभी खुला है, देख लीजिए। हाँ ठीक है, अभी देख लीजिए, अभी ये हाल है। जो 17 तारीख को क्या कहलाता है फर्स्ट डोज लगा और 19 तारीख को डॉक्टर के द्वारा लगवाया गया है। सारे स्टाफ यहाँ पे हैं, जो देख लीजिए।
तो एबीवीपी के इस बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में सेंट्रल पैनल के 5 पदों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहा है और अध्यक्ष पद के लिए पटना विमेंस कॉलेज के पत्रकारिता की छात्रा अनुष्का कुमारी मैदान में है। उन्होंने 500 बेड के गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई की सुविधा, छात्र और छात्राओं के लिए बेहतर आवास व्यवस्था का दावा किया। महासचिव पद पर प्रिया सिंह और संयुक्त सचिव के पद पर अभिषेक कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। सभी प्रत्याशी विश्वविद्यालय की तस्वीर और तकदीर को बदलने के दावे के साथ जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो ये वो छात्राएं हैं जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। 2 पदों पर महिला प्रत्याशी भी हैं। अनुष्का कुमारी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है और रजनीश कुमार ने ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ बनाई है, आप भी देखिए। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर सभी संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। यानी सुबह से शाम तक लगातार प्रचार प्रसार अभियान जारी है और मगध महिला कॉलेज के बाहर हम हैं और देखिए तमाम जो सेंट्रल पैनल के यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो उम्मीदवार हैं वो वोट मांगते नजर आ रहे हैं। सभी का अलग अलग मैनिफेस्टो है लेकिन मजबूती के साथ चुनावी मैदान में सभी हैं और ये सभी जो छात्र हैं आप देख रहे हैं, छात्राएं हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैंडिडेट हैं, सेंट्रल पैनल के हैं जिसमें 2 छात्राएं भी शामिल हैं। किस पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं? नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुष्का कुमारी है और मैं एबीवीपी से प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। क्या एजेंडा होगा, मैनिफेस्टो क्या है आपका? मेरा एजेंडा ये है कि पटना विश्वविद्यालय में जितनी हमारी लड़कियां हैं उनको बहुत तरीके का समस्या होता है। जैसे कि अगर मेजर इशू पे बात करें तो उन लोग जिस हॉस्टल में रहते हैं उस हॉस्टल में उनको बहुत तरीके का समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि प्राइवेट पीजी में रहते हैं, वहाँ पे रेंट भी ज़्यादा होता है और उन लोग एक मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं पटना। लेकिन प्रेसिडेंट बनेंगे आप तो छात्र की भी बात करेंगे। टक्कर तो खुद से ही है क्योंकि आप जितना बेस्ट दोगे उतना अच्छा होगा और यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं सबका एक दूसरे को लेकर है, लेकिन जो जितना अच्छे से काम करे, जो पटना यूनिवर्सिटी के हित में काम करे, वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। यहाँ समस्या बहुत है और समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग आए हैं और जो भी समस्या है एबीवीपी का मैनिफेस्टो में कल आ जाएगी और बाकी पटना यूनिवर्सिटी के जो भी जितना भी कैंपस है और ये कैंपस में डर का माहौल बहुत रहती है, डर के कारण लोग पढ़ने नहीं आते हैं। शैक्षणिक माहौल में परिवर्तन होगा, हाथ उठाकर बताइए। चलूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही पिछले बार प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो थे उनकी जीत हुई थी और इस बार भी 2 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी ने दावा किया है कि इस बार भी हमारे संगठन की जीत होगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अपने अपने दावों के साथ इस बार प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपना अपना विजन लेकर के कुछ बदलाव लाया जाएगा विश्वविद्यालय के अंदर। दरभंगा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल और असम में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में एसआईआर का बहाना बंगाल की सरकार कर रही है। साथ ही उन्होंने बंगाल में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाए जाने का विरोध किया और कहा कि किसी आक्रांता के नाम पर देश में मस्जिद नहीं बनेगी। थोड़ा इधर देख लीजिए एक बार। सरजमी पर किसी भी हमलावर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बन सकती। बाबर हो या गजनी, उसके नाम पे, या गजनवी, उसके नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी। बनाना है तो पैगंबर के नाम पे बनाओ, खलीफा के नाम पे बनाओ। और वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राजगीर में जंगल सफारी का आनंद उठाया है। अपने इस सफर को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा भी किया और उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए राजगीर पहुंचे, ग्लास ब्रिज पर उन्होंने चलकर और वहां के प्रकृति के बीच पहुंचकर इस सफर को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा तक किया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मैंने बिहार के राजगीर में प्रकृति जंगल सफारी का आनंद उठाया, जहां चारों ओर निर्मल वन और प्रकृति की शांत गोद है। ऐसे क्षण हमें भावी पीढ़ियों के लिए अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व का याद दिलाते हैं। और दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन दिल्ली में और भारत मंडपम में चल रही इसी एआई इम्पैक्ट समिट में जीआईओ के चेयरमैन आकाश अंबानी ने मेटा के चीफ एआई ऑफिसर
एलेक्जेंडर वांग से बातचीत भी की। तो जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी जो है वो यहाँ पर एआई समिट में पहुंचे थे। मेटा के चीफ एआई ऑफिसर से उन्होंने बातचीत की। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जिसे कहा जा रहा है कि समिट में मेटा के चीफ एआई ऑफिसर जब पहुंचे तो एलेक्जेंडर वांग से आकाश अंबानी मुलाकात करते नजर आए। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस